Hello guys, once again welcome you all to my YouTube channel, The SCADA Insider. So in previous session we have seen the basics of SCADA, the application, the uses, and some points related to discovering of new topics. So in this session we will be looking into the topic that is Introduction to WinCC SCADA, and this is a specific SCADA software which we will be seeing. And in coming tutorials also we will see the details regarding this SCADA software. So the agenda for today's tutorial is we will see what is WinCC OA, then need for WinCC OA SCADA, its features and applications. So what is WinCC OA SCADA? Any guesses, friends? So the term WinCC OA abbreviation stand for like Semantic WinCC Open Architecture. So the SCADA is the Siemens product. Okay. Now, why the term WinCC open architecture is there? Because it is a design with an open and flexible architecture that allows for extensive customization and integration with various other softwares and hardware systems. So इसका मतलब ये है कि हम लोग इसे ओपन एंड फ्लेक्सिबल इसलिए कहते हैं कि ये हम लोग बाकी सारे जो सॉफ्टवेयर्स है जैसे कि पीएलसी सॉफ्टवेयर हो गया या कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर लाइक ईआरपी सिस्टम एमईएस इन सब के साथ में हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं. नॉट ओनली द सॉफ्टवेयर बट हम लोग जो हार्डवेयर सिस्टम भी है जैसे पीएलसी ड्राइव्स हो गया, देन अलग अलग सेंसर्स, देन मोटर्स, अदर इक्विपमेंट, मेनी मोर. The term open architecture generally refers to the system that provides an open platform for the third-party developers to create and integrate their own application and components. So यहाँ पे कैसा है कि इस सॉफ्टवेयर में जो थर्ड पार्टी डेवलपर है उनके पास चांस है कि वो अपना एप्लीकेशन इस सॉफ्टवेयर के साथ में या उनके जो कंपोनेंट्स है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं. So in case of WinCC, the platform is built on industry standard technologies such as C++, Java, SQL. Also, it provides a wide range of APIs and software development kits. So this allows the developer to build their own custom applications, extensions, and interfaces. तो इसमें ये कहना है कि ये सॉफ्टवेयर में जो है कि अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का सपोर्ट है, लाइक सी प्लस प्लस है, जावा का सपोर्ट है, देन एसक्यूएल क्वेरीज वी कैन गिव द एसक्यूएल क्वेरीज, अलग अलग एपीआईज है. आज जो सारा हम लोग देखते हैं वेब के ऊपर जो डेटा जाता है या कुछ जो कम्युनिकेशन होता है वो डिफरेंट एपीआईज के थ्रू होता है. एंड देन कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट जो कि हेल्पफुल होता है इंटीग्रेशन करने में या इंटरफेसेस करने में. So the open architecture of WinCC actually enables it to be a highly adaptable software. So जो हमने पहले पॉइंट देखा है तो उनका यही कहना है कि दिस सॉफ्टवेयर इज वेरी हाई एडेप्टेबल. हम लोग इजीली अडेप्ट कर सकते हैं बाकी टेक्नोलॉजीज के साथ में. सो इट मेक्स इट एज एन आइडियल सॉल्यूशन फॉर कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड कंट्रोल एप्लीकेशंस. Okay. It allows user to integrate a wide range of devices and systems from PLCs and field devices, then IT systems, various databases. So it forms an interconnected system that can be easily customized with the customer specific requirements. जैसा हमने देखा कि अलग अलग लैंग्वेजेस का सपोर्ट है या APIs अवेलेबल है, वो तो हो गया सॉफ्टवेयर रिलेटेड पार्ट. अगर हम लोग मेनली अगर ऑटोमेशन के स्कोप में डील करते हैं तो जो फील्ड डिवाइसेस है जैसे कि हमारा पीएलसीज हो गया, सेंसर्स हो गया, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, ये सारी चीज़ें प्लस आईटी सिस्टम. अभी कैसा है कि जब भी आप सिस्टम इंस्टॉल करोगे वहाँ पे नेटवर्क आर्किटेक्चर भी आता है, आपको रिडंडेंट नेटवर्क देना है या स्टैंडअलोन नेटवर्क आर्किटेक्चर रहेगा, अलग अलग डेटाबेसेस. अगर कस्टमर बोलता है नहीं मुझे ओरेकल डेटाबेस दो, मुझे अपना नॉर्मल वाला पोस्टग्रे नहीं चाहिए या अलग डेटाबेस चाहिए, तो ऐसे कुछ डेटाबेसेस है जो ये सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है, वो हम लोग आने वाले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे. Then coming to the need for WinCC OS SCADA. Okay, so SCADA is a very essential tool for industrial and infrastructure organization to monitor and control complex processes and systems. So जैसे कि इंडस्ट्रीज या इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, तो यहाँ पे कैसा है कि बहुत सारे प्रोसेसेस वर्किंग होते हैं. अगर आप इंडस्ट्री की बात करोगे तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गया या फिर कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, ऑटोमोटिव में कार्स का प्रोडक्शन हो गया, या इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप आईटी कंपनीज बोलोगे तो वहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं होता है बट जो मेंटेनेंस करना पड़ता है जैसे कि एसी, लाइटिंग, जनरेटर एंड मेनी मोर. तो उन सबको हम लोग मैन्युअली नहीं टैकल कर सकते, उसके लिए भी कोई ऑटोमेटेड सिस्टम चाहिए
So I will give you some key reasons where the SCADA is needed for this system, okay, and how it improves the system. So first one is like improved efficiency. SCADA can monitor and control various processes and equipments. सो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक जस्ट एक इमेज आपको शोकेस किया है जहाँ पे कार्स का प्रोडक्शन हम लोग देख सकते हैं यूजिंग द रोबोटिक आर्म्स। तो यहाँ पे कैसा है कि जो मैनुअल इंटरवेंशन था, जब पहले मैनुअली कार्स को वेल्डिंग वगैरह करते थे, अब ये टोटली ऑटोमेट हो चुका है विद द रोबोटिक्स। सो हमारा सिस्टम ऑप्टिमाइज हो गया। फिर से हमने इफिशिएंसी भी इंक्रीज कर दी। हम लोग जहाँ पे पहले 500 गाड़ियाँ डेवलप या प्रोड्यूस कर पाते थे, आज वहाँ पे 2000 कार्स हम लोग मैन्युफैक्चर कर पाते हैं। सो हमारे सारे टास्क जो है ऑटोमेटेड और रूटीन टास्क हमने ऑटोमेट कर चुके हैं। ऑल्सो वी गेट अ रियल टाइम डेटा यूजिंग द SCADA. So SCADA help us in reducing the labor cost, okay, then it helps us in increasing the production, then also it increases reduces the energy usage basically, okay. Then second is like remote monitoring and control. So coming to the remote monitoring and control, the SCADA system allows the operator to monitor and control industrial processes and system from a centralized location, enabling the remote access and management of critical infrastructure. So what does it mean? SCADA जो है ये एक हम लोग सेंट्रलाइज लोकेशन पे इंस्टॉल करते हैं। तो सेंट्रलाइज लोकेशन कौन सा होगा? इट मे बी एनी लोकेशन इन द इंडस्ट्री जहाँ पे हम लोग ये SCADA के सर्वर्स यानी जो CPUs होते हैं वो हम लोग इंस्टॉल करते हैं। कहीं पे कुछ जगह पे PLC का जो पैनल है वो भी उसी सर्वर रूम में रहता है। कभी कभी PLC पैनल कहीं पे और रहता है, वहाँ से जो केबलिंग SCADA तक आता है एंड उसके थ्रू वो कम्युनिकेट करता है, ओके। सो दिस एनेबल्स द रिमोट एक्सेस एंड मैनेजमेंट ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इससे क्या होता है कि अगर प्लांट में कहीं पे कुछ क्रिटिकल प्रोसेस चल रहा है तो वहाँ पे हम लोग मैनुअल इंटरवेंशन नहीं कर सकते, खुद आदमी वहाँ पे जाके नहीं मॉनिटर कर सकता है, तो वो चीज़ अवॉइड हो जाता है और हम लोग वो रिमोटली वो प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं या मॉनिटर कर सकते हैं। So this can help us in maintenance as well as enhance safety by minimizing the need of personnel to the entry to a hazardous environment. भी जैसे मैंने कहा कि सपोज बॉयलर है या फर्नेस है जहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट है, अगर उस इंस्ट्रूमेंट में कुछ फॉल्ट्स आने वाला है फ्यूचर में, अगर हमको पता ही नहीं है, अगर हमने कुछ ऑटोमेशन नहीं किया वहाँ पे, तो कैसे पता चलेगा? एंड हम लोग हर बार पर्सन को तो उस हजार्डस एरिया में नहीं भेज सकते, तो उस जगह पे SCADA काम आता है। बिकॉज हम लोग अगर वहाँ पे सेंसर से उसके जरिए हम लोग PLC से डेटा लेते हैं एंड PLC से डेटा SCADA में हम लोग पुल करते हैं एंड SCADA में हम लोग अलार्म्स कॉन्फ़िगर करके रख सकते हैं कि अगर ये पर्टिकुलर सेट पॉइंट ट्रिगर होता है देन अलार्म शुड बी जनरेटेड। तो हमें पता चलता है कि कौन से एरिया में क्या प्रॉब्लम आने वाला है, तो जब भी उस पर्टिकुलर प्लान का शटडाउन होगा तो हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। देन थर्ड पॉइंट इज लाइक रियल टाइम डेटा एनालिसिस, ओके। सो रियल टाइम डेटा एनालिसिस के केस में SCADA system provides a real time data that operator can use to monitor and analyze the system performance. So this can help us to identify the potential issues and provide timely alert to the operator, enabling them to take the corrective action before a problem escalate. अभी सोचिए कि अगर कोई एक प्रोसेस है जहाँ पे कन्वेयर्स चल रहा है एंड कन्वेयर्स को चलाने के लिए एक मोटर है। अभी कन्वेयर्स का कैसा है कि जब भी वो स्मूथली चलता है दैट इज इट इज वर्किंग प्रॉपरली, अभी उस कन्वेयर पे कुछ वाइब्रेशंस होता है और प्रोडक्ट डैमेज होने का चांसेस होता है। तो वो क्यों हो सकता है? बिकॉज देयर सम लाइक डिस्टर्बेंस इन मोटर धक्का मार के चल रही है या कन्वेयर हिलते जा रहा है, तो वहाँ पे हम लोग कोई सेंसर लगा सकते हैं, वाइब्रेशनल सेंसर, ऐसी कुछ चीज़ जो सेंसर की वैल्यू अगर नॉर्मल रेंज में रहेगी तो दैट कन्वेयर इज वर्किंग प्रॉपरली। बट अगर वो सेंसर का वाइब्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा आ रहा है तो हम लोग SCADA में उसके लिए भी अलार्म्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके ट्रेंड देख सकते हैं कि सेंसर कैसा वर्किंग कर रहा है, कैसे रीडिंग्स आ रही है, ओके। सो हम लोग लाइक प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं अगर ऐसा कुछ फॉल्ट दिखाई देता है, दैट विल एनेबल ऑपरेटर टू टेक द करेक्टिव एक्शन। नाउ डेटा एक्विजिशन एंड एनालिसिस या वेरिफिकेशन। सो इस केस में SCADA system can store a large amount of data, allowing the organization to analyze the trends and patterns over a time.
भी स्काडा में कैसा है कि ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ 1 या 2 मंथ्स का डेटा स्टोर कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारा पोटेंशियल है। हम लोग अराउंड 2-3 साल का भी डेटा रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। जस्ट हमें उतना सर्वर का जो साइज है या सीपीयू का जो सिस्टम है उतना कैपेबल होना चाहिए उस केस में। सो दिस डेटा कैन बी यूज फॉर प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, मेंटेनेंस एंड प्लानिंग एंड ट्रबल शूटिंग। ओके, सो अगर आपको आगे जाके देखना है, अभी मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक जनरेटर चल रहा है, उसने पिछले साल 1000 यूनिट्स का जनरेशन किया। तो हमें कंपेयर करना है कि पिछले साल जो कंपेरिजन लाइक जनरेशन हुआ था उसके कंपैरिजन में इस साल हमने कितना जनरेशन किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे पिछले साल का, तो हमें तुरंत कंपैरिजन या एनालिसिस मिल जाएगा कि पिछले साल अगर इस साल 900 यूनिट्स होता है और पिछले साल 1000 यूनिट्स होता है, तो हाँ 100 यूनिट्स हमने ज़्यादा जनरेट किए थे, तो वो कहाँ पे यूज़ हो गए उसका तुरंत एनालिसिस कर सकते हैं। या एनर्जी लॉस कहाँ पे हो रहा है हमारा, ये सब चीज़ें डेटा रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस में आता है। Now compliance and reporting part. So in many industries there are laws that are subject to regulations and reporting requirements. So SCADA system can help organization ensure compliance with this regulation by providing the data recording and reporting capabilities. Okay, सो हमने प्रीवियसली भी पिछले सेशन में एग्जांपल देखा था रिगार्डिंग फार्मा, जहाँ पे मैंने बताया था कि अगर कोई मेडिसिन जब प्रोड्यूस होता है तो उसको कोल्ड स्टोरेज में हम लोग रखते हैं, वहाँ पे एक टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ता है। अगर वो टेम्परेचर डेविएट होता है देन दैट बैच इज बीइंग गेटिंग रिजेक्टेड, बिकॉज वो मेडिसिन खराब भी हो सकती है उस केस में। तो ऐसे कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस बने हैं जो हमें कंप्लाई करना पड़ता है। तो वो टेम्परेचर मॉनिटर करने के लिए हम लोग जो सिस्टम देते हैं वो स्काडा सिस्टम है वहाँ पे। तो स्काडा में अगर गलती से भी एक छोटा सा पॉइंट भी ट्रिगर हो जाता है कि टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ जाता है, तुरंत अलार्म आ जाता है। तो हमें तुरंत पता चलता है कि कुछ तो इश्यू हो रहा है उस सिस्टम में, एंड दैट ऑडिटर कैन डायरेक्टली गेस दैट द सिस्टम इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। So here the SCADA system is being needed. Okay, so this was all related to the need of SCADA system. Now we will see the key features of this SCADA. हम लोग मतलब क्या क्या फीचर्स इस SCADA में अवेलेबल है। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि पाई चार्ट्स। तो what are pie charts? Pie charts are actually a circular graphs that are used to visualize the data in a simple and unique way. So the data is being divided into different sections or slices that correspond to the different values or categories actually, with a size of each production slice indicating that a proportion of the whole. What does it mean is basically, या अभी आप स्क्रीन में एक पाई चार्ट देख सकते हो। तो इस पाई चार्ट में हम लोग जो स्लाइसेस करते हैं, जैसे कि मैंने ये पिंक कलर का एक स्लाइस किया, ब्लू कलर का एक स्लाइस किया या ग्रीन कलर का एक स्लाइस किया, तो ये सब मिला करके एक 100% एज अ वोल पाई चार्ट बनता है। तो इसमें से हम लोग जब स्लाइसेस करते हैं तो हमारा परसेंटेज बाहर आता है। अगर मैं इसको एज ए एग्जाम्पल एनर्जी यूसेज, तो आप सपोज करें ये 100% एक प्लान का एनर्जी यूसेज है, एंड ये जो अलग अलग कलर्स है वो अलग अलग सबस्टेशन है। तो सबस्टेशन ए ने कितना एनर्जी कंजम्पशन किया वो हम लोग पिंक कलर में दिखाते हैं, 100% में से 20% या 50%, या ब्लू कलर में हम लोग दूसरे सबस्टेशन का दिखाते हैं। इस तरह पाई चार्ट हमें हेल्प करता है एनालाइज करने के लिए। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सिस्टम कैसे यूटिलाइज करना है, हमारा परफॉर्मेंस कैसे बनाना है, वो हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। देन सेकेंड इज लाइक द आर्काइविंग। अभी आर्काइविंग क्या होता है बेसिकली कि SCADA इन्वॉल्व इन कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग द हिस्टोरिकल डेटा फ्रॉम अ कंट्रोल सिस्टम इन अ सिक्योर एंड अ स्ट्रक्चर मैनर. So these data can be used for troubleshooting, maintenance planning, process optimization and regulatory compliance. So अभी तक हमने देखा था कि SCADA रियल टाइम डेटा तो मॉनिटर कर ही रहता है, बट उसका यूनिक फीचर ये है कि आर्काइविंग। सो इन केस ऑफ आर्काइविंग हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, जैसे कि SCADA के डेफिनेशन में ही हमने देखा था कि SCADA is called as a supervisory control and data acquisition. So the term data acquisition is actually referring to this archiving. सो यहाँ पे हम लोग जो डेटा स्टोर करते हैं हम लोग उसको कहीं कभी भी जनरेट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स, इन द फॉर्म ऑफ ट्रेंड्स, इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट। सो इसका यूज़ क्या होता है कि हम लोग सिस्टम को ट्रबल शूट कर सकते हैं कि कब मुझे प्रिवेंटिव एक्शन लेना है, कब मुझे प्रिकॉशंस लेना है। देन मेंटेनेंस प्लानिंग कर सकते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का। डेटा कैसे आ रहा है वो हम लोग रेगुलेटरी कंप्लायंस में ऑलरेडी देखा था। ओके, सो आर्काइविंग इन SCADA इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन
that allows organization to make a informed decision based on the historical data and maintain a complete record of the system performance over time. Okay, तो ये डेटा हम लोग सिस्टम परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं इसके लिए यूज कर सकते हैं. Then coming to the third point, that is alarms. So in case of alarms and alerts in SCADA, they are used to notify the operator for any kind of abnormal or potential hazardous conditions in the process or a system. So when these alarms are getting triggered, so in case any process is behaving in an abnormal way, जैसे कि अगर कोई प्रोसेस में एक टेम्परेचर हमें मेंटेन करके रखना है एंड वो टेम्परेचर एक पर्टिकुलर सेट पॉइंट के ऊपर जा रहा है, तो हमें अलार्म या अलर्ट मिलना चाहिए. ठीक है, सो दे आर ट्रिगर व्हेन अ प्रीडिफाइंड थ्रेशोल्ड और अ लिमिट इज एक्सीडेड and provide a rapid response to the abnormal condition. So it enables the operator to take a corrective action. So alarm and alerts are a critical components of any SCADA system, not only WinSysUI but any SCADA system. So ensuring the safety of a personnel and the equipment and minimizing the risk of system failures. So सबसे ज़्यादा important plant में क्या होता है कि हमारा कोई equipment failure नहीं होना चाहिए, तो उस फेलियर को हमें प्रिवेंट करने के लिए ये अलार्म्स हम लोग कॉन्फ़िगर करके रखते हैं. सो मैंने जैसे टेम्परेचर का एग्जांपल दिया, नॉट ओनली टेम्परेचर, इट मे बी प्रेशर, इट मे बी फ्लो, इट मे बी एनी पैरामीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट ऑफ दैट प्लांट. अगर आप एनर्जी की बात करोगे तो एनर्जी के केस में प्लांट में दो बड़ी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैक्स डिमांड और एक है पावर फैक्टर. अगर आपने जो पावर फैक्टर है वो मेंटेन नहीं किया तो आपको हैवी पेनल्टी मिलता है. तो अभी बहुत सारे प्लांट्स में SCADA सिस्टम इम्प्लीमेंट होता है टू मॉनिटर द एनर्जी कंजम्पशन, टू मॉनिटर द पावर फैक्टर, टू मॉनिटर द मैक्स डिमांड पैरामीटर्स. अगर आपका मैक्स डिमांड, आपको जो स्टैंडर्ड आपने बताया हुआ है जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, मैं इतना मैक्स डिमांड लूँगा, अगर आपका उतना एक्सीड होता है उससे ज़्यादा तो आपको फिर से पेनल्टी पे करना पड़ता है. So in that case, these alarms are very important. Okay. Now coming to the trends. Trends are like there are two type of trends available in any SCADA. So first is the real-time trend, and second one is the historical trends. So real-time trends are the graph that are used to visualize the trend in the process variables such as temperature, pressure, flow, rate, any over a time that are at the real point values. लाइक अभी जो इंस्टेंट पे मेरी वैल्यू चल रही है उसका ट्रेंड कंटिन्यूसली प्लॉट होते रहता है. एंड इन द हिस्टोरिकल ट्रेंड द डेटा इज बीइंग कलेक्टेड इन द SCADA सिस्टम बाय द यूज ऑफ आर्काइविंग मेथड. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग उस डेटा को फेच कर सकते हैं एंड उसके हम ट्रेंड प्लॉट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन अ डे, वीक, मंथ, ईयर, उसके हिसाब से. Now coming to the next point, that is scheduling. So scheduling is an important aspect of any SCADA system, that as it enables the operator to manage and optimize the process by controlling when certain tasks and event occur. So I will give you some examples of scheduling in the SCADA system. एक्चुअली शेड्यूलिंग क्या है कि हम लोग कोई टास्क है या इवेंट है वो कब हमें शेड्यूल करना है, उस प्रोसेस को यूज करने के लिए शेड्यूलिंग यूज करते हैं. सो फर्स्ट इज द प्रोसेस शेड्यूलिंग. Process scheduling involves the scheduling of the start and stop of various processes and equipment to optimize the overall performance of a system. अभी इसमें कैसा है, अगर कोई प्रोसेस हमें स्टार्ट करना है, आपको पता है कि एक बैच स्टार्ट करना है या एक रेसिपी स्टार्ट करना है, जैसे कि अगर कोई फूड प्रोडक्ट हो गया तो सपोज मुझे 10 बजे वो रेसिपी स्टार्ट करना है एंड एग्जैक्टली 11:30 बजे मुझे वो रेसिपी को स्टॉप करना है, तभी मेरा जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रॉपर आएगा. तो आप क्या करोगे कि उस प्रोसेस को शेड्यूल करके रखोगे, जैसे कि मेरा 10 बजे सिस्टम चालू होना ही चाहिए. जैसे कि मोटर्स का एक कोई सीक्वेंस रहेगा, पहली मोटर 10 बजे चालू होगी, दूसरी मोटर 10:10 को चालू होगी, तीसरी मोटर 10:15 को चालू होगी. तो वो जो सीक्वेंस है वो सब हम शेड्यूलिंग में प्रोसेस करके रखते हैं. देन नेक्स्ट इज maintenance scheduling. So maintenance scheduling involves scheduling over a routine maintenance tasks such as cleaning, inspection and repair to ensure that the system operates safely and efficiently. This can be done based on the usage of equipment, time elapsed since the last maintenance task or result of preventive maintenance analysis. अभी मेंटेनेंस शेड्यूलिंग कब होता है, अभी मैं आपको इलेक्ट्रिकल डोमेन का एग्जांपल देता हूँ. जैसे कि स्विच गियर डिवाइसेस रहता है, तो मैं आपको एयर सर्किट ब्रेकर का एग्जांपल देता हूँ. एयर सर्किट ब्रेकर में कैसा है कि कितने बार उसका ऑपरेशन हुआ है ऑन ऑफ का, जितने भी बार ऑन ऑफ ऑपरेशन हुआ है वो हम लोग काउंट करते हैं
एंड अगर वो एक काउंट एक्सीड हो जाता है तो उस काउंट के बाद में हमको उस सर्किट ब्रेकर का मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो वो काउंट्स भी हम लोग SCADA के थ्रू मॉनिटर करके उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज मेंटेनेंस शेड्यूलिंग। Now data logging scheduling. So data logging scheduling involves the scheduling of frequency at which the data is being collected and logged in the SCADA system. तो अभी जैसे हमने बहुत सारे वेरिएबल्स देखे, टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो, एनर्जी। अभी हर एक पैरामीटर का हर एक मिनट में रिकॉर्ड करना सही है क्या? नहीं। तो कुछ पैरामीटर्स है जो हर एक घंटे में हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, कुछ पैरामीटर्स मिनट वाइज रिकॉर्ड कर सकते हैं। जो क्रिटिकल पैरामीटर्स है वो हम लोग सेकेंड्स में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और जो नॉट क्रिटिकल पैरामीटर्स है वो हम लोग हर दिन में या हर 15-15 मिनट में या हर 2 घंटे बाद रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज द डेटा लॉगिंग शेड्यूलिंग। एंड लास्ट वन इज द इवेंट शेड्यूलिंग. सो इवेंट शेड्यूलिंग इन्वॉल्व्स द scheduling of the occurrence of events such as alarms, notifications, reports to ensure the operator and manager are informed in a timely manner. भाई इवेंट शेड्यूलिंग कैसा होता है कि अगर सपोज कल के दिन में कोई अलार्म्स आके गया है तो ऑपरेटर को जो सपोज देयर आर 2 ऑपरेटर्स, अभी ऑपरेटर 1 को तो पता है कि कुछ अलार्म्स आके गए, बट ऑपरेटर 2 को कैसे पता रहेगा कि कल उस मशीन में प्रॉब्लम आके गया तो आज मुझे उस पर ध्यान रखना है। तो हर रोज हम लोग एक इवेंट शेड्यूल करके रखते हैं कि कल के सारे अलार्म आज सुबह 7 बजे नेक्स्ट ऑपरेटर को जाना चाहिए या मैनेजर को जाना चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड एज इवेंट शेड्यूलिंग। तो उस केस में नए ऑपरेटर को या मैनेजर को पता चलता है कि कल का रिपोर्ट क्या था। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द रिडंडेंसी. So server redundancy is a important aspect of any SCADA system, as it ensures that the system remains operational in the event of failures, as it minimizes the risk of downtime or a loss of data. So I will give you some examples of redundancy in the SCADA systems. So the first one is the redundant hardware. So what is redundant hardware? It involves the duplicating of the critical components of the SCADA system, such as controllers, communication interfaces, power supplies. So this ensures that if one of the component fails, the backup component can take over and the system can continue to operate. तो redundant hardware क्या होता है कि जो हमारे कंट्रोलर्स होता है, जैसे कि हम लोग एक PLC और एक SCADA यूज करते हैं, तो एक PLC के जगह हम लोग 2 PLCs यूज करेंगे, दोनों में सेम प्रोग्राम रहेगा, दोनों PLC SCADA को डेटा मतलब प्रोवाइड करेंगे। अगर सपोज पहला PLC किसी वजह से फॉल्ट में चला गया है या कोई प्रॉब्लम आ गया या बंद पड़ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा पूरा इंडस्ट्री का प्रोसेस रुक जाना चाहिए। तो एक स्टैंड बाय PLC चालू रहता है कंटिन्यूसली, जो डेटा सेंड करते रहेगा। तो उस केस में क्या होता है कि प्लान स्टॉप नहीं होता है, मेरा शटडाउन नहीं होता है। सिमिलरली नॉट ओनली PLC को चलाने के लिए तो पावर सप्लाई लगता है ना। अगर पावर सप्लाई सिर्फ हमने एक ही दिया है, तो अगर वो पावर सप्लाई खराब हो गया तो भी PLC नहीं चलेगा। तो पावर सप्लाई में भी हम लोग रिडंडेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो पावर सप्लाई में जो रिडंडेंसी रहता है, अगर एक पावर सप्लाई खराब होता है तो नेक्स्ट पावर सप्लाई इमीडिएटली टेक्स। सिमिलर केसेस लाइक इन केस ऑफ नेटवर्क कंपोनेंट्स। तो नेटवर्क कंपोनेंट्स में हम लोग एक इथरनेट स्विच के जगह पे हम लोग 2 इथरनेट स्विच दे सकते हैं। तो पहले इथरनेट स्विच में कोई भी इशू आता है तो नेक्स्ट इथरनेट स्विच विल प्रोवाइड द कम्युनिकेशन टू SCADA systems. Okay. Then second one is like redundant network, which I already discussed. So redundant network involves the setting up of multiple communication path between the SCADA systems and the field devices such as sensors, actuators. So this ensures that if one communication path fails, the system can switch to the another part and continue to operate without a disruption. Okay. Now this redundant servers. So servers are the very main part of the system. So redundant server involves the setting up of multiple servers of the SCADA system. So in this ensure that if one server fails, the backup server can take over and the system can continue to operate. ओके, तो मैं आप एक एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो। मैंने रिडंडेंसी आर्किटेक्चर आपको प्रोवाइड किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक प्राइमरी सर्वर है एंड एक सेकेंडरी सर्वर है। तो यहाँ से जो लैन केबल सारी, अभी ये तो नेटवर्क रिडंडेंसी नहीं, बिकॉज एक ही नेटवर्क है यहाँ पे, बट सर्वर्स 2 अवेलेबल, तो ये रिडंडेंट सर्वर नेटवर्क है। अगर मेरा पहला सर्वर अगर बंद पड़ जाता है तो स्टैंड बाय सर्वर अवेलेबल रहता है, तो ये तुरंत बाकी डिवाइसेस के साथ में कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर देता है। एंड जब ये फिर से हेल्दी हो जाता है तो इसमें जो डेटा स्टोर हुआ है ड्यूरिंग द डाउन टाइम, ये फिर से डेटा ट्रांसफर होकर प्राइमरी सर्वर में आ जाता है, तो दोनों में सेम डेटा अवेलेबल रहता है। सो दिस इज नोन एज अ रिडंडेंट आर्किटेक्चर।
So overall redundancy is a critical part as an aspect of SCADA system, as it ensures the system remains operational in the event of failures, and it minimizes the risk of downtime or a loss of data. The typical and level of redundancy required depend upon the criticality of the process being monitored and consequences of failure. तो हर जगह पे redundant architecture देना चाहिए क्या? It is not important. रिडंडेंट आर्किटेक्चर हम लोग वहीं पे देते हैं जहाँ पे ज़्यादा क्रिटिकल एनवायरनमेंट है, जहाँ पे ज़्यादा क्रिटिकल पैरामीटर्स है, जहाँ पे कोई भी डाउन टाइम नहीं चलेगा, ऐसी जगह पे हम लोग रिडंडेंसी देते हैं। और वो भी इस पे डिपेंड होता है कि किस टाइप का क्रिटिकलनेस अवेलेबल है। अगर हमको सिर्फ सर्वर लेवल रिडंडेंसी देना है या सर्वर रिडंडेंसी के साथ में नेटवर्क लेवल रिडंडेंसी भी देना है, नेटवर्क रिडंडेंसी के साथ में हम लोग कंट्रोलर लेवल का भी रिडंडेंसी देना है, डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। ओके, now coming to the next point, that is recipe. So recipe in SCADA system are used to automate the processes by changing and configuring the set points and parameters of the system. So what is recipe? So they are used in any industrial processes where specific tasks are performed repeatedly and require consistent parameter to set at the each time. Okay, तो रेसिपी कैसा होता है? जैसे कि फार्मा इंडस्ट्री में या फूड इंडस्ट्री में, अगर मुझे सपोज फूड इंडस्ट्री में एक चिप्स मैन्युफैक्चर करना है, चलो आप लेज का एग्जांपल ले लो या बालाजी वेफर्स का एग्जांपल ले लो। इन दैट केस जो फ्लेवर हम लोग मेंटेन करते हैं, जो क्रिस्पीनेस रहता है उस रेसिपी का, वो कैसे मेंटेन होता है? उसको जो हम लोग फ्राई करते हैं उसका एक पर्टिकुलर उस ऑयल का टेम्परेचर हमें मेंटेन करना पड़ेगा। उसमें जो मसाला वगैरह जाता है, उस मसाले का कितना क्वांटिटी उस पर्टिकुलर मतलब इक्विपमेंट में डालना है हमें कि उसका जो फ्लेवर है वो मेंटेन रहे, वो कम ना हो या ज़्यादा ना हो। तो हर एक चिप्स का अलग अलग रेसिपी होता है, ठीक है। तो बार बार ऑपरेटर जाके वो टेम्परेचर डालेगा, बार बार वो ऑपरेटर जाके कितना क्वांटिटी मसाला डालना है, इट इज़ नॉट प्रॉपर ना, उसमें मिस्टेक हो सकता है एंड उसमें क्या हो सकता है कि वेरिएशंस आ सकता है रेसिपी में। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, स्काडा में ही रेसिपी बना देते हैं। तो अगर मेरे को चिप्स ए मतलब संभव बनाना चिप्स बनाना है, तो बनाना रिलेटेड क्या फ्लेवर से वो उस रेसिपी में कॉन्फ़िगर करके रखेंगे। टोमेटो फ्लेवर वाला रेसिपी बनाता है, उसके रिगार्डिंग हम लोग डेटा कॉन्फ़िगर करके रखेंगे। इस तरह से अलग अलग रेसिपीज रहता है। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे रेसिपीज का। तो फर्स्ट वन इज लाइक बैच प्रोसेस कंट्रोल। So in this batch process control, recipes are used to automate the processes by process of mixing, then heating and cooling material to produce a specific product. So the recipe include the set points like temperature, pressure, flow rate and other parameter required to achieve the desired product quality. ठीक है, तो ये I think this is for the pharma example. Then recipe management. So in recipe management, recipes are used to manage the process of configuring the system for a specific production run. So the recipe can include the product type, the production volume and the recipe version and the product related parameters. तो अगर एक प्रोसेस है तो प्रोसेस के लिए भी हम लोग रेसिपी मैनेजमेंट कर सकते हैं। Now in case of energy management, recipes are used to automate the process of setting parameter to operate efficiently. So recipe can include a set points for a heating, cooling, ventilation, light based on occupancy. अभी ये बात कर रहे हैं हम लोग एक्चुअली बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम का, जहाँ पे जब भी एम्प्लॉय सुबह ऑफिस में आते हैं तब एसी ऑन होना चाहिए। तो सुबह कैसे रहता है, ठंडा टेम्परेचर रहता है ऑलरेडी, तो हमें टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा मतलब सेट पॉइंट करना पड़ता है। जब भी दोपहर होता है तो हमारा मतलब टेम्परेचर कूल करना पड़ता है, तो वो ऑटोमेट किया होता है स्काडा एंड पीएलसी में कि टेम्परेचर कब कितना मेंटेन करना चाहिए। सो उसके लिए भी अलग अलग रेसिपीज अवेलेबल है। विंटर सीजन के लिए अलग रेसिपी रहेगा और समर सीजन के लिए अलग रेसिपी रहेगा। ओके, देन मेंटेनेंस मैनेजमेंट। So in maintenance management, recipes are used to automate the process of performing routine maintenance tasks such as cleaning or inspection. So the recipe can include the steps required to perform the maintenance task, the tools, equipment needed and the frequency of the task. So maintenance activity के लिए भी हम लोग recipes configure कर सकते हैं SCADA में। Now the last feature which I am going to discuss is the libraries. So यहाँ पे libraries मतलब हम लोग books की libraries की बात नहीं कर रहे हैं, that is regarding the programming libraries and the object libraries. तो हर एक SCADA में
अपना अपना ऑब्जेक्ट लाइब्रेरीज का एक सेट होता है, वैसे ही विंसिस में बहुत सारे ऑब्जेक्ट लाइब्रेरीज अवेलेबल है। जैसे कि अगर आपको कुछ एक सिस्टम को डिज़ाइन करना है या स्क्रीन में दिखाना है आपको, अगर आपको मोटर चाहिए तो मोटर के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है, पंप के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है, वॉल्स हो गया, पाइप आपको दिखाना है तो पाइप के भी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है। एंड अगर प्रोग्रामिंग लाइब्रेरीज की बात करें तो जैसे कि अलग अलग लाइब्रेरीज अवेलेबल होती है। अगर एक्सेल से कुछ डेटा रीड करना है तो उसके लिए अलग लाइब्रेरी है, अगर आपको जो डेटा है वो पीडीएफ में इंपोर्ट करना है तो उसके लिए अलग लाइब्रेरी है। तो ऐसे बहुत सारी लाइब्रेरीज है जो विंसिस सपोर्ट करता है। Now we will see some applications. The first one is automotive application. So in case of automotive application, we can see the application regarding the this one कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जहाँ पे आप देख सकते हो कि रोबोट्स यूज हो रहे टू मैन्युफैक्चर द कार्स। सो यहाँ पे आप मॉनिटर कर सकते हो मोटर मतलब रोबोट रिलेटेड पैरामीटर्स, कि रोबोट का एंगल कितना है, वो प्रिसीजन से काम कर रहा है या नहीं, वो प्रॉपर वेल्डिंग हो रहा है या नहीं। Then second one is manufacturing related. So in case of manufacturing, I have just shown some video regarding a tire manufacturing process, जहाँ पे रबर के स्लाइसेस तैयार होते हैं और वो रबर एक के ऊपर एक करके टायर को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इस केस में जो पर्टिकुलर प्रेशर होना चाहिए वो रबर के ऊपर जो रोलिंग से जाता है, वो कितना प्रेशर है, रोलर्स कितने स्पीड से घूम रहे हैं, ड्राइव्स कैसा काम कर रही है, वो सब हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं इन दिस केस। देन कमिंग टू द फार्मा के केस में भी मैंने जैसे बताया था कि वहाँ पे सेट पॉइंट्स वगैरह सब मेंटेन करना पड़ता है, रेसिपीज हमें लोड करना पड़ता है, वो डेविएशन नहीं होना चाहिए। तो हम लोग ये सारी चीज़ें फार्मा में देखते हैं। नाउ कमिंग टू द एनर्जी मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग डिमांड पैरामीटर्स को मॉनिटर करते हैं, देन पावर फैक्टर कितना मेंटेन हो रहा है वो मॉनिटर करते हैं, एंड वेरियस अदर पैरामीटर लाइक वोल्टेज, करंट, पावर एक्सेट्रा। एंड लास्टली कमिंग टू द बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम्स, सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अलग अलग डिवाइसेस अवेलेबल है, जैसे कि जनरेटर हो गया, देन कंप्रेसर, देन लाइटिंग लोड, देन एचवीएसी लोड, देन सोलर जो सोलर पैनल्स इंस्टॉल रहता है उसका लोड। सो बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिसको हम लोग मॉनिटर या कंट्रोल करते हैं बाय द यूज ऑफ बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो स्काडा एज ए एप्लीकेशन यूज होता है फॉर एनर्जी मैनेजमेंट एंड बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। So Simatic WinCC open architecture offers many more beyond this. Okay. So this was all regarding to the introduction of WinCC SCADA software. So the topics which we are going to cover in the next tutorial is like the WinCC SCADA framework, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे ये SCADA बना कैसे, इसमें अलग अलग मॉडल्स कौन से अवेलेबल है। सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन द इंटरव्यूज। ओके, तो आप इंटरव्यूज में आपको बेसिकली यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि विंसिस का फ्रेमवर्क आप मुझे एक्सप्लेन करिए, उसमें लाइसेंसिंग कैसा होता है, कितने टैग्स का मतलब लाइसेंस अवेलेबल रहता है, सिस्टम टाइप्स मतलब कौन से सिस्टम में हम लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, कौन से इंटरफेसेस को ये सपोर्ट करता है, एंड मेनी मोर थिंग्स। So thank you friends for watching this video. Like, share and subscribe our channel. Stay tuned for the latest updates. Thank you. Bye bye.